हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू का यह वीडियो हिंदी भाषा में होगा। इस वीडियो में मैं 1 जनवरी से 7 जनवरी तक के टोटल 150 क्वेश्चन कवर करूंगा। टोटल क्वेश्चंस का नंबर है 150। और आप जानते हैं जब कोई साल खत्म होता है तो जो क्वेश्चंस हैं वो एनालिटिकल हो जाते हैं, क्योंकि पूरे साल पे जब हम लुक बैक करते हैं, वापस देखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे डेटा हैं जो निकल के आते हैं। इसीलिए इस हफ्ते में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हुए जो डेटा ड्रिवन है। और आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। आपको ये URL टाइप करना होगा facebook.com/गौरव गर्ग एजुकेशन। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। और हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज अब SBI PO क्लर्क, IBPS PO और क्लर्क 2017 के लिए भी उपलब्ध हैं। एक बात और, हर हफ्ते 2 नए वीडियो पेन ड्राइव में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो ऑलरेडी वीडियो हैं 150 से ज्यादा है पेन ड्राइव के अंदर, जो पूरा सिलेबस कवर करते हैं 100%। इसके अलावा 2 नए वीडियो हर हफ्ते जब तक आपका एग्जाम है तब तक, या जब तक आपकी पेन ड्राइव की वैलिडिटी है तब तक प्रोवाइड किए जाएंगे। कोई भी पेन ड्राइव अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करिए 9580048004। तो चलिए शुरू करता हूं। सबसे पहला सवाल, दुनिया का सबसे ऊंचा या सबसे लंबा जिसे कह सकते हैं सोलर टावर, सौर ऊर्जा का जो टावर है 250 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह कौन से देश में बन रहा है? जिस जगह पर यह बन रहा है उसका नाम है नगेव मरुस्थल या नगेव रेगिस्तान। तो नगेव रेगिस्तान अगर आपको पता है कौन से देश में है तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इस देश का नाम है इजराइल। इजराइल बना रहा है और यहां पर 50,000 शीशे लगाए जाएंगे इस दुनिया के सबसे लंबे सोलर टावर में। 250 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है और यह 250 मीटर ऊंचा दुनिया का सबसे लंबा सोलर टावर है। इजराइल के जो हेड ऑफ स्टेट हैं उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के हिसाब से, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कई बार एग्जाम में सिर्फ CSO लिखा होगा, पूरी फुल फॉर्म नहीं होगी। CSO के हिसाब से भारत का जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो कितने % ग्रो करेगा 2016-2017, यानी फाइनेंशियल ईयर 2017 भी लिखा हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2017 में भारत का GDP कितना ग्रो करेगा। और फाइनेंशियल ईयर 2016 यानी जो पिछला साल था, जो 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक का साल था, उसमें 7.6% ग्रोथ थी। इस ईयर जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो है 7.1%, तो बहुत कम है, पिछले साल से 0.5% कम है। और एक बात और याद रखिए, जो ये ग्रोथ है इस साल की प्रोजेक्ट हो रही है, ये 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक की प्रोजेक्ट हो रही है। इनमें से कौन सा टेनिस खिलाड़ी है जिसने कतर ओपन का खिताब जीता, जो कि कतर के अंदर हुआ। कतर की राजधानी है दोहा, और अगर आपको याद हो कतर में 2022 का फुटबॉल विश्व कप भी खेला जाएगा। तो इन्होंने एंडी मुरे को हराया, और एंडी मुरे ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं। और ब्रिटेन में आप जानते हैं 3 देश आते हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। तो ये स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड में से किस देश के खिलाड़ी हैं? स्कॉटलैंड के। एंडी मुरे दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं। तो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को किसने हराया? ये हराया दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने। और नोवाक जोकोविच हैं सर्बिया के खिलाड़ी। तो इन्होंने जीता कतर ओपन टेनिस का खिताब। सानिया मिर्जा ने 2017 का अपना पहला डबल्स टाइटल जीत दिया है। सानिया मिर्जा वैसे सिंगल्स भी खेलती हैं, लेकिन ज्यादातर ये डबल्स टेनिस के अंदर सक्रिय हैं। तो इनकी नई पार्टनर हैं, उसके साथ इन्होंने मिलकर जीता है। सानिया मिर्जा की जो पार्टनर हैं उनका क्या नाम है और ये कौन से देश की हैं, दोनों चीज पता होनी चाहिए। सानिया मिर्जा की जो पार्टनर हैं वो है बेथनी मैटेक सैंड, और इनकी राष्ट्रीयता है अमेरिका। तो अमेरिका की हैं। बी स्ट्राइकोवा इससे पहले सानिया मिर्जा की पार्टनर थी, और ये थी चेक गणराज्य की। और उससे पहले सानिया मिर्जा की बहुत ही लंबे समय तक पार्टनर थी मार्टिना हिंगिस, जिनके साथ इन्होंने बहुत सारे खिताब जीते। तो मार्टिना हिंगिस हैं स्विट्जरलैंड की। कैस्ट्रॉल जो तेल की कंपनी है, कैस्ट्रॉल खासकर मोटर ऑयल जो बनाती है, व्हीकल ऑयल, कैस्ट्रॉल ने इनमें से कौन सी बहुत बड़ी गाड़ियों की कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया है? ये इस गाड़ियों की कंपनी की जो गाड़ियां हैं उनमें ऑयल सप्लाई करेगी लगभग 50 से ज्यादा देशों के अंदर। बहुत बड़ी डील हुई है। कैस्ट्रॉल की डील हुई है टाटा मोटर्स के साथ। टाटा मोटर्स, और टाटा मोटर ने अपना अभी अभी एक नया ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है पिछले ही हफ्ते। क्या आप बता सकते हैं? आज का पहला सवाल, टाटा मोटर का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन है?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनमें से किस डिनोमिनेशन के अंदर 1 बिलियन होता है 100 करोड़, 100 करोड़ रुपए देगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेपाल राष्ट्र बैंक को। और हर साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेपाल के राष्ट्र बैंक, यानी जो नेपाल का सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारा आरबीआई है नेपाल में होता है नेपाल राष्ट्र बैंक, तो नेपाल राष्ट्र बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर साल 600 करोड़ रुपया देती है। और अभी अभी इन्होंने 100 करोड़ रुपया देने का निर्णय लिया है 100 के नोट्स के अंदर, क्योंकि नेपाल के अंदर 100 रुपए के नोट्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। तो 100 रुपए के नोट प्रोवाइड करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेपाल को। मार्केट रेगुलेटर यानी सेबी, जो मार्केट वॉचडॉग या मार्केट रेगुलेटर है, जो मार्केट्स को रेगुलेट करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने भारत में जो स्टार्टअप है, जो नए बिजनेस, नवीन नूतन उद्योग हैं, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए एंजल इन्वेस्टर्स द्वारा, जब आप कोई कंपनी शुरू करते हैं तो पहले खुद का पैसा लगाते हैं, उसको बोलते हैं बूटस्ट्रैप। उसके बाद आपको फंडिंग चाहिए कंपनी को बढ़ाने के लिए, उसके विस्तार के लिए, तो आप कोशिश करेंगे कि कोई आपकी कंपनी में निवेश कर दे। तो छोटे लेवल तक, जैसे 5-10 करोड़ तक कोई इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो होता है एंजल इन्वेस्टर। उसके बाद अगर आपको बड़ी फंडिंग चाहिए 50 करोड़ 100 करोड़, तो आपको चाहिए कोई वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट होती हैं बड़ी कंपनियां या फिर बहुत ही अमीर लोग जो बहुत ही बड़ा धन कंपनी के अंदर लगाते हैं, उन्हें बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। और उससे पहले जो छोटा धन लगाते हैं 10 करोड़ 5 करोड़ तक, वो हैं एंजल इन्वेस्टर। सो सेबीज ने कहा है कि जो एंजल इन्वेस्टर हैं उनके लिए लॉक इन पीरियड कितना है। लॉक इन पीरियड होता है जब आप किसी कंपनी में पैसा लगा देते हैं या किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा देते हैं तो आप उसे निकाल नहीं सकते। पहले था 3 साल, इसीलिए एंजल इन्वेस्टर थोड़ा घबराते थे, क्योंकि 3 साल तक उन्होंने अगर पैसा लगा दिया तो वो फंस जाएगा। अब इसको कर दिया है 1 साल, जिससे एंजल इन्वेस्टर ज्यादा पैसा लगाए स्टार्टअप्स के अंदर। तो लॉक इन पीरियड है 1 ईयर। एक बात और, पहले एंजल इन्वेस्टर को कम से कम 50 लाख रुपया कंपलसरी लगाना पड़ता था, यह था रूल सेबी का। अब इसको घटा के कर दिया है 25 लाख। तो दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, लॉक इन पीरियड कितना है 1 साल, और जो धन है वो 50 लाख से घटा के एंजल इन्वेस्टर के लिए कर दिया है 25 लाख। और यह भी इसलिए किया गया है जिससे एंजल इन्वेस्टर कंपनीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाने के लिए आगे आए। नाना अफूफो अड्डो, नाना अफूफो अड्डो इनमें से कौन से देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? इनको शपथ दिलाई गई कौन से देश के नए राष्ट्रपति के तौर पे? ये एक छोटा सा अफ्रीकी देश है और इसकी राजधानी है आकरा। तो आकरा राजधानी है घाना की। घाना के नए राष्ट्रपति हैं नाना अफूफो अड्डो। तो ये बाकी भी सारे अफ्रीका के देश हैं। साउथ अफ्रीका की राजधानी आपसे कभी नहीं पूछेंगे, 3 राजधानियां हैं साउथ अफ्रीका की। लिबिया की राजधानी है त्रिपोली और नाइजीरिया की है आब्रूजा। इस्लामिक मिलिट्री अलायंस टू फाइट टेररिज्म, यानी आतंकवाद से लड़ने के लिए जो इस्लामिक मिलिट्री अलायंस है, उसने अपना नया प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? इस्लामिक मिलिट्री अलायंस ने अपना प्रेसिडेंट नियुक्त किया है पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ राहिल शरीफ को। राहिल शरीफ की जगह आप पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ हैं, तो राहिल शरीफ बन गए हैं इस्लामिक मिलिट्री अलायंस के नए चीफ। और इस्लामिक मिलिट्री अलायंस में टोटल 39 मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये भी याद रखना है। और इस्लामिक मिलिट्री अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो है रियाद में, और रियाद है सऊदी अरेबिया की राजधानी। जयपुर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 9वां अध्याय चल रहा है। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रेजेंट किया गया? ये खत्म हो चुका है, 5 दिन तक चला, 7 से अभी मतलब आखिरी दिन बचा है इसका, 7 से 11, तो कल इसका आखिरी दिन है। तो ये 9वां अध्याय है जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। याद रखिए ये जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल नहीं है, वो अलग है। मैं बात कर रहा हूं फिल्म फेस्टिवल की। जयपुर का जो लिटरेरी फेस्टिवल है वो भारत में सबसे प्रतिष्ठित लिटरेरी फेस्टिवल है, लेकिन यहां बात हो रही है फिल्म फेस्टिवल की। फिल्म फेस्टिवल के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया रमेश प्रसाद को। रमेश प्रसाद को क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे एडवांस इक्विपमेंट बनाए जिससे पोस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटीज में विस्तार हुआ। रमेश प्रसाद इज द आंसर। इनमें से AIADMK पार्टी, बात हो रही है तमिलनाडु की। आप जानते हैं तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री सेल्वी जयललिता का असामयिक निधन हो गया था। उनकी जगह AIADMK पार्टी में अब जनरल सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? जनरल सेक्रेटरी मुख्यमंत्री हैं ओ पनीर सेल्वम, याद रखिए, लेकिन जो जनरल सेक्रेटरी बनी है पार्टी की वो हैं शशि कला, जो कि जयललिता की बहुत क्लोज फ्रेंड थी। और ऐसा कहा जा रहा है कि अब अगली मुख्यमंत्री यही होंगी, क्योंकि इनका जो एक वुमेन का कनेक्ट होता है पब्लिक से, वो बिल्कुल जयललिता जी की तरह है। तो जो तमिलनाडु के लोग हैं उन्हें शशि कला के अंदर जयललिता की छवि दिखती है। AIADMK पार्टी की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा कझागम। इनमें से कौन सी
इंडियन फोर्स है, कौन सी भारतीय सेना है जो रिपब्लिक डे, अभी आप जानते हैं रिपब्लिक डे की परेड होगी 26 जनवरी को, और इसमें 3 क्वेश्चन आपको बताता हूं जो इससे रिलेटेड जरूर आएंगे। पहली बात यह आएगा 26 जनवरी को हमारा चीफ गेस्ट कौन है। हर साल हम एक चीफ गेस्ट बुलाते हैं हाई प्रोफाइल, तो 26 जनवरी को हमारा जो चीफ गेस्ट है वो है आबू धाबी के युवराज, क्राउन प्रिंस, जिनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान, ये हैं इस बार हमारे चीफ गेस्ट। दूसरी बात, हमारी एक सेना है जो इस बार पहली बार अपने कर्तव्य दिखाएगी, अपनी बहादुरी दिखाएगी, अपनी कैपेबिलिटीज दिखाएगी, पहली बार परेड में हिस्सा लेगी, और ये फोर्स है एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अपने इतिहास में पहली बार रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लेगी। एक क्वेश्चन और आएगा, और वो ये कि कौन से देश की आर्मी को इनवाइट किया गया है इस परेड में हिस्सा लेने के लिए, और ये देश है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी है आबू धाबी, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ही जो क्राउन प्रिंस हैं आबू धाबी के, वो हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान, इसीलिए यूएई आर्मी को भी इनवाइट किया गया है। दूसरी बात, ये पूछ सकते हैं क्या यूएई पहला देश है जिसकी आर्मी, पहला विदेशी देश जिसकी आर्मी हिस्सा लेगी रिपब्लिक डे परेड में? नहीं, पहला देश विदेशी देश जिसकी आर्मी ने हिस्सा लिया था वो था फ्रांस। तो फ्रेंच आर्मी ने पिछले साल 2016 में हिस्सा लिया था रिपब्लिक डे परेड के अंदर। तो ये सारे तथ्य याद रखने हैं। इनमें से कौन से देश की आर्मी है जिसने जो धर्म संबंधी अधिकार हैं वो अलाउ कर दिए हैं, यानी कि जो सिख हैं इस देश के, जो सेना के अंदर हैं, वो अब दाढ़ी रख सकते हैं, वो पगड़ी बांध सकते हैं। इसी तरह जो मुस्लिम महिलाएं हैं फौज के अंदर, वो अब जो सर ढक सकती हैं। तो ये सारी चीजें अलाउ कर दी हैं कौन से देश की सेना ने? ये डिसीजन लिया यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, कि वहां पर जो सिख व्यक्ति हैं, यानी कि जो माइनॉरिटी हैं, जो वहां पे जो धर्म अपना जिस तरह से मनाना चाहते हैं और साथ साथ सेवा करना चाहते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, उनमें बाधा नहीं आएगी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फरवरी 2017 के पहले हफ्ते में अपने रॉकेट PSLV C-37 हमारा सबसे ज्यादा यूज होने वाला इस साल रॉकेट रहा। बहुत सारे हमने लॉन्च करते हैं हम PSLV रॉकेट से। PSLV C-37 सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि है श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में, वहां से इसरो फरवरी के पहले हफ्ते में कितने सैटेलाइट एक साथ छोड़ेगा अंतरिक्ष के अंदर, और यह एक रिकॉर्ड है। इससे पहले इतने सैटेलाइट इसरो ने तो क्या, किसी देश ने आज तक अटेम्प्ट भी नहीं किए हैं। तो बहुत बड़ी उपलब्धि इसरो के नाम। इसरो एक साथ छोड़ेगा 103 सैटेलाइट्स। सो आंसर है 103, और इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर। इनमें से कौन सा देश है जो पहला देश बना है जिसने अपना FM रेडियो नेटवर्क बंद कर दिया है और इसको डिजिटाइज कर दिया है? यानी आप इसको अब डिजिटली तो सुन सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो नेटवर्क आता था वो बंद हो गया है। यानी ये पहला देश है दुनिया का जिसने अपना सरकारी FM रेडियो नेटवर्क को बंद कर दिया है। ये देश है नॉर्वे। स्कैंडिनेवियन कंट्री है, ये चारों ही स्कैंडिनेवियन कंट्री है। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, और नॉर्वे के एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं जो याद रखने हैं आपको, मैग्नस कार्लसन, शतरंज के बेताज बादशाह, शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन, 3 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, फिनलैंड की है हेलसिंकी, डेनमार्क की है कोपेनहेगन। चारों ही देश बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों के अंदर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ऊंचा है। साइंटिस्ट के हिसाब से अंटार्कटिका जो है, आप जानते हैं अंटार्कटिका में आप जानते हैं पूरा बर्फ से ढका हुआ है। यहां पर से एक बर्फ का जो चट्टान है वो टूटेगा। ये बर्फ का चट्टान जो टूटेगा, ये आज तक का सबसे बड़ा बर्फ का चट्टान है जो अंटार्कटिका से टूटेगा। तो ये कितना बड़ा है, ये बर्फ का चट्टान कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, ये आपको बताना है। और एक बात और याद रखनी है, ऐसा नहीं है कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से ये टूटेगा। ये टूटेगा क्योंकि एक ड्रिफ्ट है, यहां पे एक रिफ्ट यानी दरार डेवलप हो गई है, और ये दरार बहुत सालों से, कई सालों से ये बढ़ती जा रही है, और फाइनली अब ये बर्फ का टुकड़ा टूट जाएगा। सो इसकी जो डायमेंशंस हैं वो हैं 5000 स्क्वायर किलोमीटर। 5000 स्क्वायर किलोमीटर। हमारा जो कैबिनेट है उसने अप्रूवल दे दिया है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का 26%, और ये जो कंपनी है ये पहली कंपनी बनेगी जो डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू बेची जाएगी।
यानी कि सरकार की इसमें जो ओनरशिप है, सरकार उसको डाइल्यूट कर रही है, सरकार इसमें से अपना धन निकाल रही है, इन्वेस्ट नहीं कर रही है, डिसइन्वेस्ट कर रही है। तो 26% इक्विटी शेयर इसमें डिसइन्वेस्ट हो रहे हैं। तो आपको यह बताना है कि ये कौन सी कंपनी है। अब इस क्वेश्चन को मैं तोड़ के समझाता हूं। सरकार का इसमें जो शेयर होल्डिंग है वो है लगभग 54%, और आप जानते हैं जिसका सबसे ज्यादा हिस्सा होता है कंपनी उसकी होती है। तो 54% में से 26% सरकार निकाल देगी, तो सरकार के पास कितना बच जाएगा? 28%। और किसी और के पास, किसी प्राइवेट कंपनी के पास 28% से भी ज्यादा है, तो कंपनी हो गई उसकी, यानी सरकार की नहीं रही, पीएसयू नहीं रहा। तो इसको बोलते हैं कंपनी बेच देना, डिसइन्वेस्ट करके उसमें से अपना धन वापस निकाल के। तो ये कंपनी है बीईएमएल। बीईएमएल पहली ऐसी कंपनी बनी, पहला ऐसा पीएसयू बना है जो डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू सरकार ने बेचा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो सबको पेंशन देता है। तो अगर आपको पेंशन चाहिए, जो भी पेंशनर्स हैं वो पेंशन लेते हैं, उनके लिए क्या चीज इनमें से कंपलसरी कर दी है, मैंडेटरी कर दी है, अनिवार्य कर दी गई है कि अगर वो अपनी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उन्हें इनमें से कौन सी चीज अपने साथ लानी होगी, कौन सी चीज मैंडेटरी है, जमा करानी होगी। तो ये जो चीज है ये है आधार कार्ड। एक बात और याद रखिए, आपसे ये जरूर पूछेंगे कि आधार कार्ड जो है इसकी डेडलाइन क्या रखी है। डेडलाइन रखी है 31 जनवरी 2017। 31 जनवरी 2017 तक आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है और आधार कार्ड से लिंक करवाना है अपना ईपीएफओ अकाउंट, वरना आप बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे। डेडलाइन है 31 जनवरी 2017। भारतीय नागरिक जो भारत के अंदर नहीं रह रहे टेम्परेरीली, इन्हें एनआरआई कहा जाता है। तो एनआरआईज के लिए 500 और 1000 के जो नोट है वो बदलवाने के लिए आरबीआई की जो डेट है वो डेडलाइन क्या है? आरबीआई की जो डेडलाइन है वो है 30 जून 2017। जो अप्रवासी भारतीय हैं वो 30 जून 2017 तक अपने 500 और 1000 के पुराने नोट बदलवा सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसेज में। कौन सी टेलीकॉम यानी मोबाइल सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है जिसने एक सुपर आवर स्कीम का अनाउंसमेंट किया है? इस सुपर आवर यानी इस 1 घंटे को कहा जाएगा सुपर आवर, और इस सुपर आवर के अंदर आप अनलिमिटेड 3G 4G डेटा यूज कर सकते हैं। और इसका जो प्राइस रखा गया है वो है सिर्फ 16 रुपए प्रीपेड कस्टमर्स के लिए, और इसमें वो अनलिमिटेड कॉल भी कर सकता है 1 घंटे के लिए सिर्फ 7 रुपए देकर। तो ये अनोखी स्कीम स्टार्ट की है कौन सी टेलीकॉम कंपनी ने? इसका नाम है वोडाफोन। वोडाफोन ने स्टार्ट की है सुपर आवर स्कीम। इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जिसको आईआरसीटीसी बोलते हैं, आईआरसीटीसी ने इनमें से कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च करी है जिससे टिकटिंग बहुत फास्ट हो सके, इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग हो सके बहुत ही जल्दी और शीघ्र, यानी बिना किसी परेशानी के? इसका इन्होंने नाम रखा है आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट। रेल कनेक्ट। चाइना की मोबाइल कंपनियां जो हैं उनका कितने % कंट्रोल हो गया है भारत की मोबाइल फोन मार्केट के ऊपर? तो ये आप बहुत जगह सुनते होंगे कि हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को बायकॉट कर रहे हैं, चाइनीज जो कंपनियां हैं उनका बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप जान के हैरान होंगे 2015 के अंदर चाइना के जो मोबाइल फोन कंपनी है, और मैं बात कर रहा हूं 4 चाइना की कंपनी है जो भारत में मोबाइल फोन बेचती हैं। एक है लेनोवो। लेनोवो भारत में मोबाइल फोन ही नहीं बल्कि लैपटॉप भी बेचती है और बहुत सारे और प्रोडक्ट बेचती है। दूसरी है ओप्पो, तीसरी चाइनीज कंपनी है वन प्लस, और चौथी चाइनीज कंपनी है जियोनी। ये है 4 चाइना की कंपनियां, और इनका जो मार्केट शेयर है वो 2015 में था सिर्फ 16%, और 2016 में इनका शेयर हो गया है 50%। 50% भारत में जो फोन बिक रहे हैं, जो हमारी वैल्यूएशन है स्मार्टफोन मार्केट की, वो चाइना के बिक रहे हैं। तो आंसर है 50% 2016 में। ये था लगभग 16% 2015 में, उससे बढ़ के हो गया 50%। तो चाइना के प्रोडक्ट कोई बहिष्कार नहीं हो रहा, इससे ये पता चलता है। और हमारी जो स्मार्टफोन मार्केट है उसकी वैल्यूएशन है लगभग $10 बिलियन। $10 बिलियन यानी कि 67,000 करोड़ रुपए की। तो इसमें लगभग आप देख सकते हैं लगभग 33,000 करोड़ रुपए चाइना के फोन्स खरीदे जा रहे हैं। अगला सवाल, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जिंक उत्पादक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अब इनको एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल गया है। ये अपनी 1200 करोड़ रुपए की लागत से अपना एक जो खदान है वो एक्सपेंड करेंगे, जिसको नाम दिया गया है जवार माइंस एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। कौन से राज्य में ये प्रोजेक्ट बन रहा है? ये प्रोजेक्ट बन रहा है
राजस्थान के अंदर। और राजस्थान की जो सरकार है वो वसुंधरा राजे सिंधिया की है, बीजेपी की सरकार है। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने 100 करोड़ रुपए का धन अनाउंस किया है? अगर इस राज्य से कोई भी साइंटिस्ट नोबेल प्राइज जीत लेता है किसी भी चीज में तो उसको 100 करोड़ रुपए का धन दिया जाएगा। और ये किया गया है, बहुत सारी जो एनकरेजमेंट है उसके लिए किया गया है। बेसिकली ये जो 104वां 104th अध्याय हुआ, सेशन हुआ इंडियन साइंस कांग्रेस का तिरुपति के अंदर, तो उसमें यह अनाउंस किया गया कि अगर कोई नोबेल प्राइज जीतता है तो उसे दिया जाएगा 100 करोड़ रुपए। यह अनाउंस किया वहां के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने, और राज्य है आंध्र प्रदेश। तो एमएस धोनी ने अपना जो कप्तानी है उससे इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भारत का नया कैप्टन कौन बना है वनडे मैचेस के लिए और टी20 के लिए? यानी कि अब चाहे टी20 हो चाहे टेस्ट हो, सब में हमारे कप्तान यही हैं। तो ये एक आसान सवाल है क्योंकि क्रिकेट आप बहुत ज़्यादा आई एम श्योर फॉलो करते होंगे। विराट कोहली इज दी आंसर। और ऐसा कहा जा रहा है विराट कोहली जो अपनी इनकी जो मंगेतर है उनके साथ बहुत जल्दी अब शादी करने वाले हैं देहरादून के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा, फर्स्ट लेडी बोलते हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी है उन्हें, अमेरिकी राष्ट्रपति बैरक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने कौन सी 16 साल की इंडियन अमेरिकन बच्ची को अपने स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड के कैंपेन के लिए चुना है? और इस कैंपेन का नाम है बेटर मेक रूम एजुकेशन कैंपेन के लिए कौन सी 16 साल की भारतीय मूल की अमेरिकी बच्ची को चुना है? तो इस बच्ची का नाम है श्वेता प्रभाकरन। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे भारत की है इसरो, अमेरिका की है नासा, और नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की राजधानी है। तो नासा ने इनमें से कौन से अफ्रीकी मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष वैज्ञानिक को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के अंदर 2018 में भेजने का निर्णय लिया है? और ये पहले अफ्रीकी आदमी होंगे, अफ्रीकी मूल के अमेरिकी आदमी होंगे जो अंतरिक्ष में जाएंगे। तो इनका नाम है जेनेट एप्स, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेनेट एप्स जाएंगे अंतरिक्ष में 2018 के अंदर। इनमें से किसे यूपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन तो समझ लीजिए आपके एग्जाम में ही, समझ लीजिए मैं वहीं से पढ़ रहा हूं, ये 100% आएगा। तो अलका सिरोही थी इससे पहले, लेकिन अब जो नए यूपीएससी के चेयरमैन होंगे वो होंगे डेविड साई मिलिया। और एक बात और याद रखिए, यूपीएससी का चेयरमैन दोबारा यूपीएससी का चेयरमैन नहीं बन सकता। तो हमारे कई ऐसे पोस्ट होते हैं इंडिया में जहां उस पोस्ट पर आप दोबारा नहीं जा सकते। यूपीएससी का चेयरमैन एक बार जब रिटायर हो जाता है, अपनी उसकी टेन्योर खत्म हो जाती है, तो दोबारा वो यूपीएससी का चेयरमैन अपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो डेविड सिमलिया बने हैं नए यूपीएससी के चेयरमैन। इनमें से कौन ऐसा पहला बैट्समैन बना जिसने दुनिया के 11 देशों के अंदर शतक बनाया टेस्ट मैचेस के अंदर? ये दुनिया का पहला ऐसा बैट्समैन है, ये करतब दिखाने वाला। ये बहुत बड़ी उपलब्धि इनके नाम, और 39 ईयर्स के हैं ये, लेकिन अभी भी इतने अच्छा खेलते हैं। ये हैं पाकिस्तान के बैट्समैन यूनुस खान, और यूनुस खान 11 देशों में टेस्ट मैच शतक बना चुके हैं, और ये अकेले ऐसे बैट्समैन रहे आज तक के क्रिकेट इतिहास में जिन्होंने 11 देशों के अंदर टेस्ट मैचेस में शतक बनाए। तो आंसर है यूनुस खान। इनमें से कौन सा भारतीय टेनिस खिलाड़ी है जिसने अपनी कंधे में लगी हुई चोट की वजह से रिटायरमेंट ले लिया है? तो बहुत समय से ये चोट से उबर रहे थे, लेकिन फिर चोट लग जाती थी, और इन्होंने बहुत ज़्यादा एक तरह से टेनिस को ये आगे लेकर गए, खासकर सिंगल्स टेनिस के अंदर। इनका नाम है सोमदेव देवरमन। तो मुझे आज भी याद है सोमदेव देवरमन का जो राफेल नडाल के साथ मैच था वो बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। राफेल नडाल उस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी थे। तो सोमदेव देवरमन इज द आंसर। टेनिस से को इन्होंने अलविदा कहा। और पिछले हफ्ते एक और खिलाड़ी हैं सर्बिया की जिन्होंने टेनिस से संन्यास लिया, एना इवानोविच। तो सारे नाम आप साथ कंबाइन करके पढ़िए। एना इवानोविच सर्बिया की हैं, इनके जो हस्बैंड हैं वो हैं बास्टियन श्वानस्टाइगर जो जर्मनी के खिलाड़ी हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं, और मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के लिए भी खेलते हैं। इनमें से कौन से भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 21 जनवरी से अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालेंगे, इन्हें पोटस कहा जाता है वैसे, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन शॉर्ट। कौन से भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति को डोनाल्ड ट्रंप ने अपना डेप्यूटी असिस्टेंट और रिसर्च डायरेक्टर बनाया है व्हाइट हाउस स्टाफ के अंदर?
और ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल रिसर्च के ऊपर काम करेंगे। इनका नाम क्या है? इनका नाम है राज शाह। राज शाह ये होंगे व्हाइट हाउस स्टाफ में डेप्यूटी असिस्टेंट और रिसर्च डायरेक्टर। इनको खुद नियुक्त किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और डोनाल्ड ट्रंप है रिपब्लिकन पार्टी के। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे एक पेटेंट मिल गया है एयरबोर्न फुलफिलमेंट सेंटर का? यानी कि अब ध्यान से सुनिए, आसमान के अंदर ये अपने प्रोडक्ट स्टोर कर सकती है और वहीं से ड्रोन्स के थ्रू डिलीवरी करेगी। तो इतना ये कहते हैं अत्याधुनिक रिसर्च, अत्याधुनिक सुविधा कौन सी कंपनी बना सकती है? अब इसको लाइसेंस मिल गया है, पेटेंट मिल गया है इसे, अब ये दूसरी कोई कंपनी नहीं कर सकती। इसे बोलते हैं एयरबोर्न फुलफिलमेंट सेंटर। यानी कि जैसे गोदाम धरती पे बने होते हैं, अब गोदाम आसमान में बनाए जाएंगे जहां पर चीजें रखी जाएंगी, और आसमान से ही फिर इन्हें ड्रोन्स पिक कर लेंगे और वहीं से आपके घर पे डिलीवर कर देंगे। तो ये जबरदस्त पेटेंट मिला है अमेजॉन को। अमेजॉन जिसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस। जेफ बेजोस और अमेरिका की कंपनी है अमेजॉन। इनमें से जो लाइमरिक यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक नया ऑर्गन डिस्कवर कर लिया है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, हमारा जो पाचन तंत्र होता है, उसके अंदर जो आंतें होती हैं जिन्हें इंटेस्टाइन बोलते हैं, उनके अंदर एक ऑर्गन है जिसको बोलते हैं मिजेंट्री। तो मिजेंट्री को डिस्कवर किया है लाइमरिक यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने। कहां पर है ये लाइमरिक यूनिवर्सिटी? लाइमरिक यूनिवर्सिटी है आयरलैंड में। आयरलैंड जिसकी राजधानी है डबलिन, आयरलैंड। इंपॉर्टेंट। मैग्नस कार्लसन को किसने हराया अभी अभी? मैग्नस कार्लसन आप जानते हैं वर्ल्ड चैंपियन है। इन्होंने अभी अभी सर्जे कार्याकिन को हराया था, रशिया के। तो सर्जे कार्याकिन ने अपना बदला ले लिया और दोबारा इन्हें पीट दिया वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप के अंदर। ब्लिट्ज होता है जिसमें बहुत जल्दी जल्दी आपको चालें चलनी होती है। शतरंज में ज्यादा सोचने का समय नहीं मिलता, बहुत ही जल्दी जल्दी आपको खेलना पड़ता है। ब्लिट्ज के अंदर सोचने का समय बहुत ही कम होता है। तो ये जीत ली सर्जे कार्याकिन ने और इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के हैं, जैसा मैं बता चुका हूं। सर्जे कार्याकिन रशिया के हैं, यूक्रेन में हालांकि इनका जन्म हुआ था। फैबियो कारुना भी बहुत महान खिलाड़ी हैं, इटली के हैं। आनंद विश्वनाथन आनंद इंडिया के हैं। विश्वनाथन आनंद 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। और अनीश गिरी, तो अनीश गिरी भी चेस प्लेयर हैं, उभरते खिलाड़ी हैं। और ये जो वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप हुई, ये दोहा के अंदर हुई, जो कतर की राजधानी है। गैंग मूमी काबुई, इनका निधन हो गया। ये क्या थे? ये इतने फेमस क्यों थे? गांग ममुई काबुई। गैंग ममुई काबुई इतने फेमस क्यों थे? ये एक इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे, लेकिन इन्होंने जो अपनी ख्याति पाई वो पाई एज अ पॉलिटिशियन। तो ये फेडरल पार्टी ऑफ मणिपुर के फाउंडर और प्रेसिडेंट थे, और कैबिनेट मिनिस्टर भी ये 2 बार रह चुके हैं। बीजेपी में थे ये। सो आंसर है पॉलिटिशियन। कई बार अगर आपको ऑप्शन में पॉलिटिशियन ना मिले तो हिस्टोरियन यानी इतिहासकार जरूर मिलेगा। तो दोनों में से एक आप मार्क कर सकते हैं। इनमें से कौन सी कंट्री की वुमेन्स फुटबॉल टीम है जिसने चौथी बार लगातार सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप टाइटल जीत लिया है? सैफ बहुत ही प्रतिष्ठित फुटबॉल का टूर्नामेंट है। इसको बोलते हैं साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का टूर्नामेंट। और इसका जो फाइनल हुआ वो खेला गया कंचनजंगा स्टेडियम सिलीगुड़ी के अंदर। कंचनजंगा आप जानते हैं भारत की सबसे ऊंची हिमालय की चोटी है, और इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर, और कंचनजंगा है सिक्किम के अंदर। अब आपको यह बताना है कि कौन से देश ने जीता? तो ये जीता भारत ने, और लगातार चौथी बार जीता है हमारी महिलाओं की टीम ने साउथ एशियन वुमेन फुटबॉल फेडरेशन टाइटल फुटबॉल। धोनी ने अभी अभी अपनी कप्तानी छोड़ दी। अब धोनी किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो T20 हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, वो अब कप्तान नहीं है। तो क्वेश्चन ये है, धोनी ने कितने टेस्ट मैच, वनडे और T20 मैचों की कप्तानी की? कितने मैचों की कप्तानी की धोनी ने? तो ये आपको बताना है। तो इन्होंने कप्तानी की 60 टेस्ट मैच, 199 वनडे मैच और 72 T20। तो ये कोई भी डाटा आपसे पूछा जा सकता है। 60 टेस्ट मैच, 199 वनडे मैच और 72 T20 मैच की कप्तानी की, और धोनी के नेतृत्व में बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट जीते भारतीय टीम ने। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल यानी NDMC ने इनमें से किस को अपना सफाई के लिए, सफाई अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल ने अपना सफाई के लिए ब्रांड एम्बेसडर 2 लोगों को बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट। पहली है दीपा मलिक, और दीपा मलिक आप जानते हैं इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था पैरा ओलंपिक्स में। मैं साक्षी मलिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं दीपा मलिक की, यानी पैरा ओलंपिक्स की बात कर रहा हूं। तो पैरा ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था दीपा मलिक ने। और दूसरी है अरुणिमा सिन्हा। तो अरुणिमा जो सिन्हा है, ये इनके बारे में क्या कहूं, ये नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी, और फिर कुछ चोरों ने इन पे हमला किया ट्रेन के अंदर, इन्हें ट्रेन से फेंक दिया, इनकी टांग काटनी पड़ी, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी
और दुनिया की सारी ऊंची ऊंची चोटियां, जैसे माउंट एवरेस्ट तो 2 बार जा चुकी हैं ये, और इन्होंने किताब भी लिखी है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। तो अगर आप इंस्पायर होना चाहते हैं, मोटिवेट होना चाहते हैं, आप प्रेरणा चाहते हैं ज़िंदगी में, तो इनकी किताब, इनकी आत्मकथा जरूर पढ़िए, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। तो दीपा मलिक और अरुणिमा सिन्हा दोनों को बनाया गया है एनडीएमसी का ब्रांड एम्बेसडर, सफाई सफाई अभियान के लिए एम्बेसडर। अब आपके लिए आज का दूसरा सवाल, दीपा मलिक ने पैरा ओलंपिक्स के अंदर जो सिल्वर मेडल जीता था वो कौन से खेल में जीता था, ये बता दीजिए, अगर आपको पता है तो लिख के। इनमें से किस व्यक्ति को मिला है पावर एंड एनर्जी पर्सोनाज अवार्ड फॉर इंडिविजुअल एक्सीलेंस, यानी कि अपने योगदान के लिए पावर और एनर्जी सेक्टर में पावर एंड एनर्जी पर्सोनाज अवार्ड मिला है इंडिविजुअल एक्सीलेंस के लिए, इनमें से किस व्यक्ति को। और यह अवार्ड इन्हें दिया गया 10वें अनर्शिया अवार्ड्स 2016 इंडिया एंड साउथ एशिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सस्टेनेबल एनर्जी एंड पावर, यानी कि जो जैविक ऊर्जा के लिए अवार्ड दिए जाते हैं उसके लिए जो समारोह होता है 10वां अनर्शिया अवार्ड, उसके अंदर इन्हें यह सम्मान दिया गया। तो इन व्यक्ति का नाम क्या है, इनका नाम है केएम सिंह। केएम सिंह, और केएम सिंह किसके चेयरमैन है, एनएचपीसी के। सरकारी कंपनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पीएसयू है एनएचपीसी, यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, यानी कि जो जल से ऊर्जा बनती है उसके चेयरमैन है केएम सिंह। वर्ल्ड फेमस बरगढ़ धनुआ जात्र फेस्टिवल अभी अभी कौन से राज्य में मनाया जा रहा है, बहुत फेमस फेस्टिवल है, वर्ल्ड फेमस फेस्टिवल है बरगढ़ धनुआ जात्र फेस्टिवल, ये मनाया जा रहा है ओडिशा के अंदर। यहां पर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और यहां पे बीजेडी की सरकार है, बीजू जनता दल, और मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। इनमें से कौन से भारतीय मूल के सऊदी बिजनेसमैन हैं जिन्हें किर्गिस्तान का मेजर जनरल नियुक्त किया है वहां के रक्षा मंत्री अली मिर्जा ने। किर्गिस्तान का मेजर जनरल किसे नियुक्त किया गया है, यह है भारतीय मूल के बिजनेसमैन शेख रफीक मोहम्मद। अब आज के लिए आपका तीसरा सवाल, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है। इनमें से कौन सा देश है जिसने यह डिसाइड किया है कि वो हाथी दांत का जो बिजनेस है वो पूरी तरह से बंद कर देगी, क्योंकि हाथी दांत के लिए बहुत सारे जो जानवर हैं वो मारे जा रहे हैं और उनकी स्मगलिंग करी जा रही है, उनका इलीगल ट्रेड किया जा रहा है। तो 2017 के एंड तक ये देश हाथी दांत, यानी जिसको आइवरी बोलते हैं, उसका ट्रेड बंद कर देगा। तो ये देश है चाइना। चाइना ने ये अनाउंसमेंट किया है। इनमें से किस व्यक्ति ने लॉन्च करा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एनफोर्समेंट टूल किट, आईपीआर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं आपकी अपनी खुद की जो आप क्रिएशन होती है, आप कोई गाना लिखते हैं तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आपकी कोई भी ऐसी चीज जिस पे आप कॉपीराइट पेटेंट ले सकते हैं वो है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो आपकी खुद की क्रिएशन है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बढ़ावा देने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स के बारे में और पुख्ता उन्हें बनाने के लिए एक एनफोर्समेंट टूल किट बनाई पुलिस के लिए, और इसके साथ साथ एक आईपीआर अवेयरनेस कैंपेन भी स्कूल के बच्चों के लिए लॉन्च किया। तो ये काम किसने किया, ये किया हमारी वाणिज्य कैबिनेट मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। ये है हमारी यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, निर्मला सीतारमन ने। रॉबर्ट मार्चंद एक 105 साल के बूढ़े व्यक्ति हैं, लेकिन इन्होंने साइकिलिंग के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने लगभग 14 मील यानी कि 22.54 किलोमीटर साइकिल चलाई सिर्फ 1 घंटे के अंदर, फ्रांस के अंदर, पेरिस में। तो ये कौन से देश के हैं, तो ये फ्रांस के ही हैं, और पेरिस के सौ कैंतीन एंड यवलिन जगह पेरिस के अंदर इन्होंने 1 घंटे के अंदर 22.5 किलोमीटर साइकिल चलाई, और इनकी उम्र है 105। तो रॉबर्ट मार्चंद इज द आंसर। एक और मुझे व्यक्ति याद आ गए जो बहुत बूढ़े हैं, आई थिंक उनका नाम है फौजा सिंह। तो ये भी सरदार जी हैं, बहुत ही एजाइल हैं आज भी, शायद 103 या 104 ऐसे कुछ एज है इनकी भी, और इस उम्र में भी ये मैराथन के अंदर भाग लेते हैं, फौजा सिंह। खैर आगे बढ़ते हैं। अब्दुल हलीम जफर, इनका निधन हो गया। तो ये बहुत ही फेमस म्यूजिशियन थे। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि जो इस वाद्य यंत्र को बजाने वाले 3 सबसे बड़े जो म्यूजिशियन है उनके अंदर इनका नाम होता है। तो जैसे रविशंकर जी, उस्ताद विलायत खान, और ये तीसरे, तो ये हैं 3 इस वाद्य यंत्र को बजाने वाले। ये वाद्य यंत्र है सितार, और आजकल सितार में जो पंडित रविशंकर जी हैं, उनकी जो बेटी है अनुष्का शंकर, वो भी बहुत आगे है। तो अनुष्का शंकर, उस्ताद विलायत खान, अब्दुल हलीम जफर, पंडित रविशंकर, ये सब हैं सितार के लेजेंड्स। अभी अभी एक किताब का विमोचन हुआ, एक किताब जिसका नाम है द पीपल्स प्रेसिडेंट, यानी लोगों के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम।
इसका विमोचन किया, इस किताब को रिलीज किया खुद हमारे वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब ने। तो ये लिखी किसने है, इस किताब को लिखा किसने है? द पीपल्स प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम। इस किताब को लिखने वाले व्यक्ति, इनका नाम है SM खान। SM खान। और ये जिस वक्त प्रेसिडेंट कलाम थे उस वक्त ये प्रेस सेक्रेटरी थे। कौन से लेजेंडरी डिज्नी आर्टिस्ट हैं, कौन से लेजेंडरी डिज्नी आर्टिस्ट हैं जिनका अभी अभी निधन हो गया? और ये जाने जाते हैं अपने जो ड्राइंग है, डिज्नी से रिलेटेड कार्टून बनाते थे, और इनका जो सबसे फेमस कार्टून था वो है बाम्बी। बाम्बी कार्टून को बनाने वाले कार्टूनिस्ट, इनका नाम है टाइरस वोंग। टाइरस वोंग मशहूर कार्टूनिस्ट, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट, पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर है कि अमेरिका ने एक स्टूडेंट विंग है, जैसे भारत के अंदर सिमी है, ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर एक स्टूडेंट विंग है जिसे बोलते हैं अल मुहम्मदिया स्टूडेंट्स। ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसे घोषित कर दिया है। अल मुहम्मदिया स्टूडेंट्स को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। कौन सी आतंकवादी संगठन की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है? स्टूडेंट विंग है अल मुहम्मदिया। तो अल मुहम्मदिया को ये है लश्कर तोयबा की, और ये सारे के सारे आतंकवादी संगठन है, जमात-उद-दावा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा। लश्कर तोयबा का स्टूडेंट विंग है अल मुहम्मदिया, और अब इसे US ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, इसके जो 2 बड़े लीडर हैं उनके खिलाफ सैंक्शंस भी लगा दिए। इनमें से कौन सा सरकारी बैंक है जिसने CNX कॉर्पोरेशन के साथ कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, कोलेटरल मैनेजमेंट, कोलेटरल बोलते हैं जब आप कुछ गिरवी रखते हैं उसे बोलते हैं कोलेटरल। जब आप कुछ गिरवी रख के बदले में धन लेते हैं तो कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेज, ये सेवाएं देने के लिए कौन से, खासकर फार्मर्स के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए कौन से सरकारी बैंक ने CNX कॉर्पोरेशन के साथ एक अनुबंध किया है? ये जो बैंक है इसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा। वैसे बड़ौदा का नया नाम है वडोदरा, जो जगह है जहां पे इसका हेडक्वार्टर है गुजरात में। बड़ौदा का नया नाम है वडोदरा, और वडोदरा को वडोदरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे वड के पेड़ होते हैं। वड, वड यानी ये एक पेड़ होता है एक तरह का, इसे वड का पेड़ बोलते हैं। आप इसे पीपल का पेड़ भी बोल सकते हैं। इनमें से कौन सी मिसाइल है जिसका भारत ने अभी अभी टेस्ट फायर किया है? अब्दुल कलाम आइलैंड। अब्दुल कलाम आइलैंड को व्हीलर आइलैंड भी कहा जाता है, याद रखिए, और यह है उड़ीसा में। वहां से इसको टेस्ट फायर किया। कौन सी मिसाइल का सक्सेसफुली प्रशिक्षण किया गया, टेस्ट फायर किया गया? इस मिसाइल की रेंज है 4000 किलोमीटर, और याद रखिए यह सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और बैलिस्टिक मिसाइल है। तो बहुत ही जबरदस्त मिसाइल है। इसका नाम है अग्नि 4। अग्नि 4। इनमें से कौन सा मोबाइल ऐप है जो मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है? और मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया जो हमारी मर्चेंट नेवी है उसमें उसको रिप्रेजेंट करती आई है 1939 से। तो मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया ने भी प्रोसेसेस अपने डिजिटाइज करने के लिए ऐप लॉन्च किया है, और इसका नाम रखा है मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया का शॉर्ट फॉर्म MUI। तो ये नाम याद रखना आपको ज़्यादा कठिन नहीं होगा। इनमें से कौन से कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई भी पॉलिटिशियन, राजनेता जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे या धर्म के नाम पे वोट मांगता है तो वो असंवैधानिक है, और ये करप्ट प्रैक्टिस है, और इसे किसी भी कीमत पर परमिट नहीं किया जाएगा, मान्यता नहीं दी जाएगी। तो ये बहुत ही कठोर ये फैसला है, और बहुत ही अच्छा फैसला है। ये दिया है, एक 7 जज थे जिन्होंने मिलकर फैसला दिया है, लेकिन उनके जो हेड थे वो थे हमारे चीफ जस्टिस उस वक्त के TS ठाकुर, और अब तो खैर जो मिस्टर कहर हैं वो बन गए हैं चीफ जस्टिस, लेकिन उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे TS ठाकुर, सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज, उन्होंने ये फैसला दिया। तो आंसर है द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कोई भी अब पॉलिटिशियन जाति, भाषा या धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकता। इनमें से कौन सा देश है जिसने चीन को 4 सुखोई Su-35 फाइटर प्लेन दिए हैं? बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली ये प्लेन है, बहुत ही ज़्यादा। और आपको याद हो अगर भारत के पास भी इस देश ने जो फाइटर हैं वो दिए थे, वो थे Su-30 जो भारतीय एयरफोर्स के पास हैं, और इससे भी ज़्यादा ताकतवर हैं Su-35, और Su-35 दिए हैं चाइना को रशिया ने। रशिया बनाता है सुखोई फाइटर प्लेन। इनमें से किस व्यक्ति को स्क्रॉल ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया? हमारे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से, क्योंकि ये जो IAS ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, ये एक शहर के कलेक्टर हैं, इन्होंने कैशलेस बनाने के लिए इस शहर को बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके लिए इन्हें सम्मानित
किया गया। इनका नाम है गौरव गोयल। गौरव गोयल। तो ये अजमेर के आईएएस ऑफिसर हैं, अजमेर के कलेक्टर हैं। अजमेर जो कि है राजस्थान के अंदर। अजमेर वहाँ पे जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है। खैर आगे बढ़ते हैं। हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स, यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज। उन्होंने हज कमेटी ऑफ इंडिया की मोबाइल ऐप लॉन्च करी है, जिससे जो 2017 में हज यात्री हैं वो बिना किसी परेशानी के और एक फेयर ट्रांसपेरेंट पारदर्शिता प्रमोट करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करा है। हज यात्रा को स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए, उसमें जो आवेदन पत्र होते हैं उनको उनमें पारदर्शिता लाने के लिए। तो हमारे जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर माइनॉरिटी अफेयर, इनका नाम क्या है? इनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी, और इससे पहले थी नजमा हप्तुल्ला। तो सारी आपको ये डिटेल्स पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इनमें से हमारा जो एयरफोर्स है उसका वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बना? वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ किसे बनाया गया है? इनका नाम है एस.बी. देव, एयर मार्शल एस.बी. देव। और बहुत ही बहादुर हैं ये, बहुत सारे ये बड़े बड़े अवार्ड जीत चुके हैं, जैसे परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल और एडीसी। तो बहुत सारे अवार्ड जीत चुके हैं एस.बी. देव, और अभी हैं हमारे वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। चाइना की ग्रैंड स्लैम चैंपियन, इनका नाम है ली जियाओक्सिया। ली जियाओक्सिया ने संन्यास ले लिया। ओलंपिक गोल्ड मेडल भी ये जीत चुकी थी डबल्स के अंदर, और ग्रैंड स्लैम विनर है। तो कौन से खेल में लेजेंडरी खिलाड़ी हैं, बहुत ही महान खिलाड़ी हैं ली जियाओक्सिया? ये खेल है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस चाइना का राष्ट्रीय खेल है, और याद रखिए टेबल टेनिस को एक और नाम से भी जाना जाता है, पिंग पोंग। भारत ने अभी अभी इनमें से कौन से देश के साथ कृषि में आपसी सहयोग के लिए और फिशरीज के अंदर भी, मेनली कृषि के अंदर आपसी सहयोग के लिए और फिशरीज के अंदर आपसी सहयोग के लिए एक अनुबंध किया है? क्योंकि जो फिशरमैन है, मछुआरे हैं भारत के और इस देश के, वो आपस में उनमें बहुत ज़्यादा इश्यूज रहते हैं। जैसे हमारे मछुआरे इनकी तरफ समुद्र में चले जाते हैं और इनके मछुआरे हमारी तरफ आ जाते हैं, तो बहुत सारी ये प्रॉब्लम रहती हैं। तो सारे मछुआरों को छोड़ दिया गया है, जो भी कैद किए गए थे। ये निर्णय लिया श्रीलंका के साथ मिलके। तो हमारे जो कृषि मंत्री हैं राधा मोहन सिंह, और जो श्रीलंका के इनके काउंटर पार्ट हैं, उन्होंने ये इनके बीच मीटिंग हुई और ये निर्णय लिया गया। तो जितने मछुआरे श्रीलंका के हमने पकड़े थे हमने छोड़ दिए, और जितने श्रीलंका ने हमारे पकड़े थे हमने भी छोड़ दिए। और श्रीलंका के जो कैपिटल है वो है श्री जयवर्धनेपुरी कोट्टे। इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर 104वां इंडिया साइंस कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और इसका इनॉग्रेशन किया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? 104 इंडियन साइंस कांग्रेस का अधिवेशन ये हुआ अभी अभी तिरुपति आंध्र प्रदेश में। तिरुपति आंध्र प्रदेश के अंदर श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी के ताराकर्मा स्टेडियम के अंदर। विलियम क्रिस्टोफर का अभी अभी निधन हो गया। तो आपको यह बताना है विलियम क्रिस्टोफर का संबंध कौन से क्षेत्र से था? विलियम क्रिस्टोफर एक बहुत बड़े एक्टर थे, और इन्होंने एक फिल्म में भी काम किया था जिसका नाम था मैश। सो आंसर है सिनेमा। इनमें से पाकिस्तान का मुख्य न्यायमूर्ति, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस किसे बनाया गया है? ये बने हैं पाकिस्तान के 25वें चीफ जस्टिस, और इन्हें शपथ दिलाई पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन जी ने। तो ये भी पता होना चाहिए आपको पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं ममनून हुसैन, और पाकिस्तान के जो नए मुख्य न्यायमूर्ति बने हैं वो हैं जस्टिस मिलन साकेब, जस्टिस मिलन साकेब निसार। इनमें से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यानी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की सरकार है जिसने गुड समैरिटन पॉलिसी शुरू की है? अगर आप किसी व्यक्ति को रोड पे देखते हैं, उसके एक्सीडेंट हो गया है और आप उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, तो आपको 2000 रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे, और आपको अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट यानी एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा आपको अप्रिशिएट करने के लिए, आपके कार्य को सराहने के लिए सराहना सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये गुड समैरिटन पॉलिसी स्टार्ट की है दिल्ली सरकार ने। इनमें से ब्रिटेन ने अपना यूरोपियन यूनियन के लिए राजदूत किसे बनाया है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, क्योंकि आप जानते हैं ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका है। इसे कहा जाता है ब्रेक्सिट, यानी ब्रिटेन का एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। अब बताइए कि ब्रिटेन ने अपना यूरोपियन यूनियन के लिए एम्बेसडर किसे बनाया है? और ये रिप्लेस करेंगे इवान रॉजर्स को। इवान रॉजर को हटाकर अब बनाया गया है सर टिम बैरो को। टिम बैरो
भारत का क्या स्थान है उन देशों में जहां पर जो विदेशी हैं उन्हें सबसे ज्यादा सैलरी दी जाती है? ध्यान से सुनिए सवाल को। जो विदेशी भारत में काम करते हैं उनको जो सैलरी दी जाती है, दुनिया में जो दूसरे देश हैं उनमें भारत का क्या स्थान है? यानी भारत क्या अपने जो विदेशी नागरिक हैं, जो विदेशी भारत के अंदर काम करते हैं, क्या उन्हें अच्छी सैलरी देता है या खराब देता है? तो भारत सबसे ज्यादा सैलरीज देने वाले देशों में से है। भारत उन विदेशियों को जो भारत में काम करते हैं उन्हें तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सैलरी देता है। और नंबर 1 इसमें जो कंट्री है वो है स्विट्ज़रलैंड और दूसरे नंबर पे है हांगकांग। पहले नंबर पे स्विट्ज़रलैंड सबसे ज़्यादा सैलरी देता है एक्सपेट्रिएट्स को, और हांगकांग है दूसरे नंबर पे। हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, विजय गोयल जी ने एक कमेटी बनाई है जिससे भारत के अंदर खेलों के स्तर में सुधार किया जा सके। इस पे ये कमेटी काम करेगी। इस कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, इसके प्रेसिडेंट कौन होंगे? इस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं इंजेती श्रीनिवास। और इंजेती श्रीनिवास कौन है? इंजेती श्रीनिवास हैं हमारे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी इंजेती श्रीनिवास। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि इंजेती श्रीनिवास समिति का गठन क्यों किया गया है? भारत का एक एटॉमिक पावर प्लांट ऑपरेटर है जिसका नाम है एनपीसीआईएल। ये हमारा सरकारी एटॉमिक पावर ऑपरेटर है। ये 700 मेगावाट की क्षमता वाले 4 हैवी वाटर रिएक्टर, जिन्हें बोलते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, जो दबाव में काम करते हैं, जिन्हें PHWR कहा जाता है, ये दो लगाएगा। कौन से? 2 राज्यों के अंदर। टोटल लगाएगा 4, 2 राज्यों में, हर एक में 2, टोटल 4 700 मेगावाट क्षमता वाला एटॉमिक पावर प्लांट। तो ये 2 राज्य कौन से हैं? ये 2 राज्य हैं, एक तो है गुजरात और दूसरा है राजस्थान। सो आंसर है गुजरात और राजस्थान। नेक्स्ट, इनमें से कौन से देश के साथ भारत अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के जो लिस्ट है वो एक्सचेंज करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रथा काफी टाइम से चली आ रही है, जिससे ये दोनों देश इनमें न्यूक्लियर पावर नाभिकीय ऊर्जा संबंधित कोई भी डिस्ट्रस्ट आपस में ना हो, ये इनमें विश्वास बना रहे। इसके लिए भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और फैसिलिटीज की पूरी लिस्ट, पूरा उनका जो ब्यौरा है वो एक दूसरे को सौंपते हैं साल के शुरू के अंदर। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी से हटाकर उनके स्थान पर समाजवादी पार्टी का चीफ किसे नियुक्त किया है? पहले थे शिवपाल सिंह और अब इनकी जगह ली है नरेश उत्तम ने। तो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव में अब सुलह हो गई, ऐसा लगता है। मुलायम सिंह ने कल ही कहा कि अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और जब वोटिंग हुई थी तो अखिलेश यादव को जो समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो ये कुछ सडन टर्न ऑफ इवेंट्स थे समाजवादी पार्टी के अंदर। सोशलिस्ट पार्टी है समाजवादी पार्टी। इनमें से कौन से ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कोचिंग स्टाफ को ज्वाइन कर लिया है? एज अ कोचिंग स्टाफ ऑस्ट्रेलिया की टीम को ज्वाइन कर लिया है। अगले महीने जो ऑस्ट्रेलिया खेलेगी श्रीलंका के साथ 2020 सीरीज, उसमें ये बतौर कोच इनको शामिल कर लिया गया है। तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी बैट्समैन रिकी पॉन्टिंग। और रिकी पॉन्टिंग ज्वाइन करेंगे जस्टिन लेंगर और जेसन गिलेस्पी को, जो कि ऑलरेडी कोचिंग स्टाफ के अंदर हैं। जस्टिन लेंगर, गिलेस्पी और अब रिकी पॉन्टिंग। केवी पूसा का निधन हो गया। ये एक मिनिस्टर थे, पॉलिटिशियन थे। कौन से स्टेट के थे? केवी पूसा। ये इस स्टेट की जो कांग्रेस कमेटी है उसके प्रेसिडेंट भी थे, और ये स्टेट है नागालैंड। पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं ममनून हुसैन, उन्होंने इनमें से कौन से व्यक्ति को निशान इम्तियाज से देकर सम्मानित किया? बहुत बड़ा ये पुरस्कार है निशान इम्तियाज। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है निशान पाकिस्तान, जो हमारे भारत रत्न के इक्विवेलेंट है। सो निशान इम्तियाज देकर सम्मानित किया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बजवा को, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं इस वक्त, कमर जावेद बजवा। इनमें से कौन से राज्य की पावर कॉरपोरेशन है जिसको बेस्ट परफॉर्मिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी इन पावर सेक्टर का अवार्ड दिया हमारे CBIP ने, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर ने? हमारा जो केंद्रीय बोर्ड है सिंचाई और पावर के लिए, उसने बेस्ट परफॉर्मिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी का सम्मान कौन से राज्य की पावर कॉरपोरेशन को दिया है? यह सम्मान मिला पंजाब पावर कॉरपोरेशन। सो आंसर है पंजाब, जिसको बोलते हैं पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी PSPCL। सुप्रीम कोर्ट ने BCCI के प्रेसिडेंट को हटा दिया,
लोढ़ा कमेटी रिकमेंडेशंस को मानते हुए डेडलाइंस पूरी नहीं हुई तो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया? इनका नाम है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर जो हिमाचल प्रदेश से हैं और अब सुप्रीम कोर्ट खुद बीसीसीआई को मॉनिटर करेगा। टाटा सन्स ने इनमें से किसको टाटा पावर का चेयरमैन बनाया है तुरंत साइरस मिस्त्री के स्थान पर? टाटा पावर ने किसे चेयरमैन बनाया है? टाटा पावर का टाटा सन्स ने नियुक्त किया है और यह बनाया है मिस्टर एस पद्मनाभन को, एस पद्मनाभन। और इससे पहले नस्ली वाड़िया हैं, इन्हें टाटा केमिकल्स और जितनी भी इंडस्ट्री हैं जिनमें नस्ली वाड़िया चेयरमैन थे इन्हें भी हटा दिया गया था। तो इन्होंने भी केस कर दिया है और साइरस मिस्त्री ने भी टाटा सन्स के ऊपर केस कर दिया है। और टाटा सन्स के जो चेयरमैन है वो है रतन टाटा, इंटरिम चेयरमैन, जब तक कोई नया चेयरमैन ये नहीं खोज लेते। इनमें से कौन से देश का सेनेट फंक्शनल कमेटी है जिसने हिंदू मैरिज बिल को पास कर दिया है? अब जो हिंदू कम्युनिटी के मेंबर हैं इस देश में वो अपना मैरिज रजिस्टर करवा पाएंगे और अगर कोई तलाक है उस केस में ये वहां के कोर्ट्स में भी कानून में अपील कर सकते हैं। तो ये हिंदू मैरिज बिल कौन से देश ने पास किया है? इस देश में हिंदुओं का नंबर माइनॉरिटी में है, कम है। ये देश है पाकिस्तान। इनमें से कौन सा मोबाइल ऐप है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था और इसने रिकॉर्ड बना दिया? ये गूगल प्ले स्टोर में टॉप डाउनलोड्स के अंदर था, नंबर 1 मोस्ट डाउनलोडेड ऐप भी था, नंबर 1 तक पहुंच गया था। ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए ऐप लॉन्च किया और इसका नाम रखा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर। इसका नाम है भीम। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में डिजिधन फेस्टिवल के दौरान ये लॉन्च किया था। फ्रांस के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले जॉन वर्ना, इनका निधन हो गया। तो कौन से खेल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता? ये कौन सा खेल खेलते थे? इनके खेल का नाम है स्कीइंग। स्कीइंग। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये कहा है कि आप अगर किसी रेस्टोरेंट में, किसी रेस्तरां में खाना खाते हैं तो वहां पर सर्विस चार्ज, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है वहां की सर्विस से तो सर्विस चार्ज मत दीजिए, ऑप्शनल है। कस्टमर्स के ऊपर निर्भर करता है कि वो सर्विस चार्ज देंगे या नहीं देंगे। अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो सर्विस चार्ज देने के लिए वो बाध्य नहीं है। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है? ये कहा है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने। और इस बात का आपको भी ध्यान रखना है, अगर आप किसी रेस्तरां में जाते हैं, सर्विस बहुत ही खराब है क्योंकि रेस्टोरेंट 5 से 20% तक सर्विस चार्ज लगाते हैं और बहुत आपकी जेब काटते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। अब इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर 30वां इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? 8 से 13 जनवरी तक ये शुरू हो चुका है और बस परसों ये खत्म हो जाएगा। 30वां अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल, और ये है गुजरात के अंदर। बहुत ही पॉपुलर है उत्तरायण। और एक बात और याद रखिए, बहुत सारे फेस्टिवल हैं जो आजकल चल रहे हैं पतंगों के, तो सारे अलग अलग हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे तेलंगाना में भी एक चल रहा है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जो हैदराबाद के अंदर 14 और 15 जनवरी को होगा। इसके अलावा बेलगांव में, कर्नाटक के अंदर एक जगह है बेलगांव, बेलगांव के अंदर भी एक इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल चल रहा है जो 18 से 22 तक होगा। और जो दिल्ली है, दिल्ली में भी एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। तो बहुत सारे फेस्टिवल हैं ये जो अलग अलग जगह पे ये चल रहे हैं और सारे पतंगों के फेस्टिवल हैं। तो क्वेश्चन उसी हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है। दिल्ली इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल, ये काइट फेस्टिवल है, ये 16 और 17 तारीख को। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं फटाफट। 14 और 15 तारीख को पतंगों का त्योहार मनाया जाएगा हैदराबाद में, 16 और 17 को दिल्ली में, 18 से 22 तक बेलगांव में और 8 से 13 तक गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे जो आयुष मिनिस्टर हैं श्रीपद येस्सो नायक, ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर आयुष, आयुर्वेदा, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथी, और ये जो हमारे योगा, जितने भी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इनके लिए मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है आयुष। इसके कैबिनेट मिनिस्टर है श्रीपद येस्सो नायक। इन्होंने 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस योगा फॉर डायबिटीज को लॉन्च करा, इसका इनॉग्रेशन किया। कहां पर यह कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है? यह कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है नई दिल्ली के अंदर। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने LIC के साथ टाई अप किया है, जिससे जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज हैं उनको कैपिटल मुहैया कराया जा सके और इनमें धन की कमी ना हो? इसके लिए कौन से बैंक ने LIC के साथ एक टाई अप किया है? यह बैंक है सिडबी। और सिडबी वो बैंक है जो छोटे लघु उद्योगों के लिए काम करता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और सिडबी ने पिछले से पिछले साल मुद्रा बैंक भी, मुद्रा योजना स्टार्ट की थी, वो भी सिडबी के अंडर थी। जो मुद्रा बैंक है वो सिडबी के अंडर आता है।
इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने पर्स सीन नेट जो मछली पकड़ने के लिए यूज होते हैं उनको बैन कर दिया है? और क्यों बैन कर दिया है? क्योंकि ये जो मछली के नेट है, मछली पकड़ने के जाल हैं, इनमें जो मछली के अंडे हैं वो भी फिल्टर हो जाते हैं, तो मछलियों का जो नंबर है वो कम होता जा रहा है। अब जो ये नए नेट है जो ये सरकार देगी, इसमें जो मछली पकड़ने के जो जाल हैं, ये बड़े बड़े छेद हैं, इससे जो मछली तो फंस जाएगी पर अंडे निकल जाएंगे और ये अंडे पानी में जाके दोबारा मछलियों में तब्दील हो जाएंगे। तो मछलियों के जो जिन्हें कहते हैं फिंगरलिंग्स, एग्जैक्टली अंडे वर्ड नहीं होता, फिंगरलिंग्स होता है, तो वो इसमें से निकल जाएंगे। तो ये डिसीजन लिया है महाराष्ट्र की सरकार ने। महाराष्ट्र की सरकार ने पर्स सीन नेट्स को बैन कर दिया है मछली पकड़ने के लिए। हमारी जो क्लॉक है, जिसे नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में हमारी जो इंडियन क्लॉक है, उसमें कितने एक्स्ट्रा सेकंड ऐड किए गए अभी अभी? क्योंकि जो पिछले साल की का जो 11:59:59 का जो टाइम था, वहां पे हमारी जो एटॉमिक क्लॉक है वो रुक गई थी, तो जो टाइम ऐड किया गया वो किया गया 1 सेकंड। तो आप देख ही सकते हैं इसमें 1 सेकंड पीछे है। अगर मैं इसे 1 कर दूं तो ये टाइम हो जाएगा मिडनाइट, यानी कि 24:12 जिसे कहते हैं 24:00, या आप 12:00 भी बोल सकते हैं। तो ये है 1 सेकंड का टाइम, 1 सेकंड जो पीछे हो गया था, इसलिए 1 सेकंड अब ऐड कर दिया। एच.एस. महादेव, इनका निधन हो गया। ये इतने फेमस क्यों थे? किस चीज में इनका योगदान था? तो कर्नाटक के में ये मिनिस्टर रह चुके थे, तो बेसिकली ये पॉलिटिशियन थे। सो आंसर है पॉलिटिशियन। ही वॉज अ कर्नाटक कोऑपरेशन एंड शुगर मिनिस्टर, एच.एस. महादेव प्रसाद। हमारी केंद्र सरकार ने, कैबिनेट ने, इनमें से कौन से देश के साथ एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स में कोऑपरेशन के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है, एक करार की अनुबंध किया है? कौन से देश के साथ? ये देश 2 देश हैं, केन्या और पुर्तगाल। तो आंसर है बोथ ए एंड बी। केन्या की राजधानी है नैरोबी, पुर्तगाल की है लिस्बन। दोनों के साथ कृषि में आपसी सहयोग के लिए हमने अनुबंध किया है। इनमें से कौन से देश की सरकार ने 12 साइड 1 यूनिट कॉइन लॉन्च करने का निर्णय लिया है? और जो इनका 30 साल पुराना 1 यूनिट कॉइन है, उन्हें ये अक्टूबर 2017 में बंद कर देगी। ये कौन सा यूनिट कॉइन है? ये है पाउंड, यानी जो 1 पाउंड का कॉइन है वो अक्टूबर 2017 में बंद हो जाएगा और इसके स्थान पे मार्च से ही शुरू हो जाएगा एक 12 साइडेड 1 पाउंड का कॉइन। तो पाउंड कहां चलता है आप जानते हैं, आंसर है ब्रिटेन। इनमें से कौन से देश की साथ हमारी जो बाउंड्री है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लेजर की दीवारें बनाई जाएंगी और स्मार्ट सेंसर मुहैया कराए जाएंगे, इंस्टॉल कराए जाएंगे वहां पे? इनमें से कौन से देश के साथ, जिससे इस देश से जो लोग हमारे यहाँ बॉर्डर क्रॉस करके घुस आते हैं और कई आतंकवादी भी घुस आते हैं, उससे हमें निजात मिलेगी? ये देश है बांग्लादेश। तो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर लेजर की दीवारें और स्मार्ट सेंसर लगाए जाएंगे। जॉन बर्गर का भी अभी निधन हो गया। जॉन बर्गर इतने मशहूर क्यों थे? जॉन बर्गर बुकर प्राइज जीत चुके थे, यानी कि ये लेखक थे। सो आंसर है नोवेलिस्ट। तो ये आपको याद रखना है, ही वॉज अ नोवेलिस्ट। और इन्हें कौन सी नॉवल के लिए पुरस्कार मिला था, ये भी पूछ सकते हैं। इनकी नॉवल का नाम था जी, सिर्फ जी। इनमें से कौन से 2 राज्य हैं जो उदय स्कीम को ज्वाइन, जिन्होंने किया अभी अभी जनवरी के पहले हफ्ते में? याद रखिए, उदय स्कीम को 18 राज्य ज्वाइन कर चुके हैं अब तक, और अब कर लिया 2 ने इन्होंने, तो टोटल कितने हो गए? 20। हमारी जो पावर जो वितरण करती हैं, बिजली को वितरण करती है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उनका बुरा हाल है। तो उन कंपनियों को रिवाइव करने के लिए उदय स्कीम स्टार्ट की गई। तो उदय स्कीम को ज्वाइन करने वाले टोटल राज्य कितने हो गए अब? 20। सिर्फ 9 राज्य बचे हैं 29 में से। तो ये 2 राज्य जिन्होंने लेटेस्ट ज्वाइन किया उदय स्कीम को, ये हैं असम और तेलंगाना। सो आंसर है असम और तेलंगाना। असम में बीजेपी की सरकार है, सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री हैं, राजधानी है दिसपुर। और तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कोका कोला ने इनमें से कौन से बैंक के साथ एक टाई अप किया है? अब आप कोका कोला के भारत में 26 लाख ऐसे स्टोर हैं जहां पे कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कोका कोला ने कॉन्ट्रैक्ट किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसकी चेयरमैन है अरुंधति भट्टाचार्य। इनमें से कौन से देश के साथ भारत ने एग्रीमेंट किया है कस्टम्स मैटर्स के अंदर, यानी कि एक दूसरे के जो हमारे दोनों देश एक दूसरे में सहयोग करेंगे कस्टम ऑफेंसेस के रिलेटेड, जो भी दोनों देशों में आयात और निर्यात होता है, तो जो कस्टम के प्रोसीजर हैं उनमें जांच के लिए और कोई स्मगलिंग ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए भारत ने करार किया है उरुग्वे के साथ। उरुग्वे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आज का चौथा सवाल। उरुग्वे की राजधानी क्या है? उरुग्वे की राजधानी क्या है? हिंट देता हूं, इसके पीछे लगता है
वीडियो। स्वच्छ सर्वेक्षण कराया जाएगा भारत के कितने शहरों में, और इन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। तो आपको याद होगा पिछले साल भी हर साल स्वच्छ सर्वेक्षण कराया जाता है ये चेक करने के लिए भारत का सबसे क्लीन शहर कौन सा है, और हर साल होता है मैसूर। तो देखना होगा इस बार भी क्या मैसूर सबसे साफ शहर घोषित किया जाएगा। और यह सर्वे कौन कराएगा? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI। स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 कराया जाएगा 500 शहरों के अंदर। इनमें से कौन सा देश है जो दुनिया का पहला देश बना जहां पर जो अनएम्प्लॉयड हैं, वो बेरोजगार जो नागरिक हैं, उन्हें कुछ मुआवजा दिया जाएगा जिससे वो अपना गुजारा कर सकें। तो बेरोजगारों को पैसा देने वाला, मुआवजा देने वाला ये बना पहला देश, और ये देश है फिनलैंड, जिसकी राजधानी है हेलसिंकी। इट इज अ स्कैंडिनेवियन कंट्री। इनमें से कौन सा शहर है जहां पर भारत की पहली बायोगैस से चलने वाली बस? बायोगैस क्या होता है? जो एनिमल वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, उससे गैस निकलती है बायोगैस। बायोगैस में ज्यादातर मीथेन होता है। तो आपको बताना है बायोगैस से चलने वाली बस चलाने वाला पहला भारत का शहर कौन सा है? यह भारत का शहर है कोलकाता। कोलकाता में चलाई जाएगी बायोगैस से चलने वाली पहली बस। इनमें से कौन सा देश है जहां पर चित्तवान एलिफेंट फेस्टिवल मनाया जा रहा है? इसका 13वां अध्याय है ये, और जानवरों की रक्षा के लिए, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। चितवन एलिफेंट फेस्टिवल ये मनाया जा रहा है चितवन नेशनल पार्क, और चितवन नेशनल पार्क सब जानते हैं वो है काठमांडू नेपाल के अंदर। सो आंसर है नेपाल। नेपाल जिसके प्रधानमंत्री हैं पुष्प कुमार दहल प्रचंड। इनमें से कौन सा भारतीय मूल का व्यक्ति है जिसे रॉकफेलर फाउंडेशन का प्रेसिडेंट चुना गया? इन्होंने रिप्लेस किया जूडिथ रोडिन को, और ये पहले भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति और सबसे यंग व्यक्ति बने जो रॉकफेलर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट चुने गए। इनका नाम है राजीव शाह, राजीव जे शाह। इनमें से एकमात्र भारत का कौन सा राज्य है जो ABTA ट्रैवल ट्रेंड रिपोर्ट में इसको स्थान मिला? यानी कि जो 12 टूरिस्ट हॉटस्पॉट हैं पूरी दुनिया में, उनमें अकेला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है जिसे बोलते हैं गॉड्स ऑन कंट्री, केरल। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वामपंथी लेफ्ट मार्क्सिस्ट की सरकार है। कौन सी भारत की सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी कंपनी है जिसने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ मिलकर इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT बेस्ड बर्ड्स प्लेटफॉर्म बनाया है, जिससे आप पक्षियों की जो प्रजातियां हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं। तो खासकर अगर आप पक्षियों को देखना पसंद करते हैं तो आपको ये बहुत मदद करेगी। ये कंपनी है एक्सेंचर। एक्सेंचर कंपनी ने बनाया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड बर्ड्स प्लेटफॉर्म, एंड दिस इज अ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी दिल्ली में स्टार्ट हो गया है 44वां अंतर्राष्ट्रीय किताब मेला। तो अंतर्राष्ट्रीय जो किताब मेला है इसका थीम क्या है? प्रगति मैदान दिल्ली में ये स्टार्ट हो चुका है। तो ये जब हम बात कर रहे हैं ये चल रहा है। तो इस बार इसका थीम है मानुषी बुक्स रिटन ऑन एंड बाय वुमेन, यानी जो महिलाओं के ऊपर और महिलाओं द्वारा किताबें लिखी गई हैं, मानुषी, ये है इस बार का थीम। और ये है 44वां अंतर्राष्ट्रीय किताब मेला प्रगति मैदान नई दिल्ली के अंदर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने वहां की जो जनरल असेंबली है उसके अंदर कौन से समाज सेवक, सोशल रिफॉर्मर का मूर्ति, उनका जो पोर्ट्रेट है उसका विमोचन किया, उसको अनवील किया। और ये जो जनरल असेंबली हॉल है ये है ब्रिहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी BMC का। तो ये जो सेनानी है, सोशल रिफॉर्मर है, इनका नाम है, सामाजिक कार्यकर्ता है, इनका नाम है प्रबोधानकर ठाकरे। प्रबोधानकर ठाकरे। इनमें से कौन सा देश है जिसने अपनी पहली जो फ्री ट्रेन यानी कि जो मालगाड़ी होती है वो लॉन्च करी है लंदन तक? 12,000 किलोमीटर लंबी यात्रा करेगी। तो 12,000 किलोमीटर और 18 दिन लगेंगे इस यात्रा करने में। ये ट्रेन चलेगी चाइना से लंदन। सो चाइना से लंदन तक, और बीच में बहुत सारे देश आएंगे, कजाकिस्तान, रशिया, बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, और फिर फ्रांस, और फिर लंदन। 12,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी ये मालगाड़ी। हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर नसीम अहमद जायदी, इन्होंने अनाउंस किए 5 स्टेट के अंदर चुनाव होने वाले हैं। आप जानते हैं इनमें से कौन सा स्टेट नहीं है? तो मणिपुर में होंगे बिल्कुल, उत्तराखंड में भी होंगे, उत्तर प्रदेश में तो होंगे ही, सब जानते हैं, पंजाब में भी होंगे, दिल्ली में नहीं होंगे। तो 5 स्टेट कौन कौन से यहां पर चुनाव होंगे? तो आप समझ गए होंगे, इनमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और पंजाब, और एक और बच गया तो वो है गोवा। इनमें से कौन से व्यक्ति ने लॉन्च किया डिजिटल अनलॉक्ड? ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है लघु उद्योगों के लिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए,
और ये लॉन्च किया गया फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर, और इसमें हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी भी शामिल है। तो इन्होंने मिलकर लॉन्च किया डिजिटल अनलॉक्ड छोटे उद्योगों की सहायता के लिए। और ये अभी अभी भारत दौरे पर थे गूगल कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ सुंदर पिच्चई। हम ब्रेल डे कब मनाते हैं? आप जानते हैं, जो दृष्टिहीन है, जो देख नहीं सकते, जो वो ब्रेल भाषा के अंदर पढ़ सकते हैं, छूकर पढ़ सकते हैं। इसमें उभरे हुए अल्फाज होते हैं जिन्हें आप छूकर पढ़ सकते हैं। और ये लुइस ब्रेल नाम के व्यक्ति ने ये शुरू की थी भाषा, और लुइस ब्रेल का जन्मदिन हम मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। तो किस दिन मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे? ये हम मनाते हैं 4 जनवरी हर साल। इनमें से कौन सी कंपनी ने लॉन्च करे 2 नए प्रोजेक्ट? एक है माई बिजनेस, एक का नाम है माई बिजनेस और दूसरे का है डिजिटली अनलॉक्ड। तो जैसा मैंने बताया, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए लॉन्च किया ये गूगल ने। 13वां अध्याय नेशनल आइस स्केटिंग चैंपियनशिप कहां पर हो रही है? 2017 नेशनल आइस स्केटिंग चैंपियनशिप, ये इसका है 13वां अध्याय। 5 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। 300 आइस स्केटर हैं जो इसमें हिस्सा लेंगे। तो ये स्टार्ट की गई है गुरुग्राम के अंदर। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटी यानी डीजीएडी, जिसका काम है ये चेक करना कि कोई विदेशी जो माल है वो अच्छी क्वालिटी का आ रहा है, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना इत्यादि। तो इसने कौन से प्रोडक्ट है जो हम बांग्लादेश और नेपाल से खरीदते हैं, आयात करते हैं, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। कौन सा प्रोडक्ट है? तो बांग्लादेश देखकर ही आप समझ गए होंगे, ये प्रोडक्ट है जूट। बांग्लादेश के अंदर जूट बहुत ज़्यादा होता है और भारत में जूट सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल के अंदर। 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? और इन्होंने रिप्लेस किया है एस पलिवल को। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इनका नाम है सुरेखा मारंदी। सुरेखा मारंदी होंगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। गूगल ने अपना गूगल डूडल होता है, गूगल अपना गूगल जो लिखता है उसे कई अलग तरीकों से लिखता है, उसमें कई पेंटिंग डालता है। तो कौन सी समाज सेविका को सम्मानित करने के लिए उनके 186वें जन्मदिन पर गूगल ने अपना गूगल डूडल उन्हें समर्पित किया? ये 3 जनवरी को इन्होंने किया। 3 जनवरी को इनका बर्थडे होता है। इनका नाम है सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने भारत में जो नीचे वर्ग के जो लोग थे सोशली, जिनको आउटकास्ट कर दिया जाता था, उनके उत्थान के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया। तो सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन होता है 3 जनवरी को, ये भी आपको याद रखना है। इनमें से कौन सी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 2017 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट घोषित किया है? मैं रिपीट करता हूं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 2017 में जो पर्यटन है वो विकास की नींव बनेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस। यूएन ने डिक्लेयर किया है 2017 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट। यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। इनमें से किस खिलाड़ी ने, टेनिस खिलाड़ी ने 2016 मुबदला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया? और यह हुआ अबू धाबी के अंदर। वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप किसने जीती? 2016 मुबदला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप ये जीती राफेल नडाल ने। यस, राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं, राफेल नडाल। और इन्होंने फाइनल में हराया डेविड गॉफिन को हराया फाइनल में। भारतीय ज्ञानपीठ ने इनमें से कौन से राइटर, लेखक को 2016 भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन अवार्ड देकर सम्मानित किया है? मैं रिपीट करता हूं, भारतीय ज्ञानपीठ ने 2016 भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन अवार्ड किन या किस राइटर को दिया है? तो 2 को दिया है। एक है घनश्याम कुमार देवंश और दूसरी है श्रद्धा। तो आंसर है बोथ ए एंड बी। और आपसे ये भी जरूर पूछेंगे कौन सी किताब के लिए दिया है? तो देवांश जो है घनश्याम कुमार देवांश, इनकी कविता है जिसका नाम है आकाश में देह। और जो श्रद्धा है, इनकी एक कहानी है छोटी जिसका नाम है हवा में फड़फड़ाती चिट्ठियां। हवा में फड़फड़ाती चिट्ठी। तो इसके लिए इन्हें मिला है भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन अवार्ड। सोलर पावर प्रोड्यूसर कंपनी है, सोलर पावर बनाती है, सौर ऊर्जा बनाती है, जिसका नाम है अजूर पावर। अजूर पावर ने अपना 150 मेगावाट क्षमता वाला जो प्रोजेक्ट है वो कौन से राज्य में लगाया है? अजूर पावर ने यह प्रोजेक्ट लगाया है पंजाब में। और यह अजूर पावर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे अप्रूवल मिल गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा? अब यह कंपनी पेमेंट बैंक खोल सकती है। यह कंपनी, इसको अपना फाइनल अप्रूवल मिल गया है। तो यह अप्रूवल मिला है 3 जनवरी को पेटीएम को। पेटीएम का जो
फाउंडर हैं वो है विजय शेखर शर्मा, और विजय शेखर शर्मा की एक कंपनी और भी है जिसका नाम है 197 कम्युनिकेशन। इसमें इन्होंने अपना 1% स्टेक बेचा 300 करोड़ रुपए में। और याद रखिए एयरटेल के तो ऑलरेडी 3 राज्यों में पेमेंट बैंक है। जैसे इन्होंने अपना पहला पेमेंट बैंक खोला था राजस्थान में, फिर खोला आंध्र प्रदेश में, फिर खोला तेलंगाना में, और एयरटेल ने अपना चौथा पेमेंट बैंक को अभी खोला है कर्नाटक में। और इंडिया पोस्ट अभी अपना पेमेंट बैंक खोल रहा है, अपनी पहली ब्रांच खोलेगा झारखंड में। भारत का सबसे बड़ा लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी इंपोर्टर है, आयात करता है, कंपनी का नाम है पेट्रोनेट। पेट्रो बांग्ला जो बंगाल की कंपनी है लिक्विफाइड नेचुरल गैस की, उसके साथ मिलके एक प्रोजेक्ट लगा रही है 7.5 मिलियन टन का प्रोजेक्ट। ये 7.5 मिलियन टन यानी 75 लाख टन इसमें नेचुरल गैस निकाली जाएगी हर साल। बांग्लादेश के अंदर ये प्रोजेक्ट लगेगा। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है, ये कितनी धनराशि इसमें लगेगी? इसमें लगेगी लगभग 6500 करोड़ रुपए, यानी कि $950 मिलियन। सो आंसर है $950 मिलियन। जोवेनेल मोइज को इनमें से कौन से देश का राष्ट्रपति बनाया गया है, राष्ट्रपति चुना गया है? इनको टोटल वोट मिले 55.6 और इन्होंने हराया अपने प्रतिद्वंदी जूड सेलेस्टिन को। तो ये कौन से देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये देश है हाईती। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने एक स्कीम स्टार्ट करी है जिसका नाम है, ये हेल्थ के लिए, सेहत के लिए स्कीम है, आरोग्य रक्षा स्कीम। इसमें जो गरीबी रेखा के ऊपर जो लोग हैं उन्हें 1200 रुपये हर साल दिया जाए, उन्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएगी। 1200 रुपये इन्हें प्रीमियम भरना होगा हर साल, और इसमें इन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएगी। स्कीम का नाम है आरोग्य रक्षा स्कीम। ये स्टार्ट की है मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा के तुमल्लापल्ली कलाक्षेत्रम के अंदर ये लॉन्च की। सो आंसर है आंध्र प्रदेश। इनमें से कौन से ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं जो 82वें खिलाड़ी बने जिन्हें आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपने हॉल ऑफ फेम में जगह दी है? हॉल ऑफ फेम में टोटल 82 प्लेयर अब तक आ चुके हैं, और इनको ये मरणोपरांत यानी पोस्थ्यूमस सम्मान दिया गया। इनका नाम है आर्थर मॉरिस, जो कि लेजेंडरी क्रिकेटर थे ऑस्ट्रेलिया के। इनमें से कौन से शहर, पंजाब का कौन सा शहर है जिसकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिले की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने लॉन्च की है एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है ECI 360, जिससे जो इलेक्शंस होने वाले हैं पंजाब में उनमें पारदर्शिता आ सकेगी। तो इस ऐप का नाम है ECI 360 और ये लॉन्च की है लुधियाना की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, लुधियाना। फोर्ब्स ने जो अपनी लिस्ट निकाली है जिसमें 30 साल से उम्र के कम व्यक्ति हैं जिन्हें सुपर अचीवर, इसमें लगभग 600 लोग हैं। कितने भारतीय हैं इसके अंदर? 600 लोग हैं जो बहुत बड़े अचीवर हैं 30 साल से कम की उम्र के। इनमें कितने भारतीय हैं? तो ये भारतीय हैं 30। कौन से बॉलीवुड एक्टर हैं जिन्हें चौथा यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड मिला है? यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड, चौथा अवार्ड, ये चौथी बार ये दिया गया मुंबई के अंदर, और ये इन्हें एक्चुअली 25 फरवरी को मिलेगा 2017 को, और इन्हें 10 लाख रुपए की धनराशि भी मिलेगी, गोल्ड मेडल भी मिलेगा। ये है शाहरुख खान। अभी 16वां अध्याय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई, सालाना मीटिंग। तो कहां पर यह मीटिंग हुई? इसमें इकोनॉमी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन पर चर्चा हुई। खुद अरुण जेटली इसमें शरीक हुए और यह मीटिंग हुई न्यू दिल्ली के अंदर। सो आंसर है न्यू दिल्ली। इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर पहला लेजर टेक्नोलॉजी, लेजर तकनीक पर आधारित एडवांस AVMS RTO चेक पोस्ट बनाया जाएगा? रोड ट्रांसपोर्ट के लिए एडवांस AVMS RTO चेक पोस्ट कहां पर यह बनाया जाएगा? और इसको लॉन्च किया खुद यहां के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने, और विजय रूपानी मुख्यमंत्री हैं गुजरात के। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गांव के अंदर घर बनेंगे उसमें कितनी वृद्धि की जाएगी? यह अनाउंस किया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह वृद्धि है 33%। हालांकि प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत पीछे चल रही है। टोटल इस साल 6,83,000 आवेदन पत्रों में सिर्फ घर बने हैं टोटल 32, और अब तक मुश्किल से 7,000 घर बने हैं, और टोटल टारगेट है 5 करोड़। 5 करोड़ घर बनाने का टारगेट है 2022 तक। नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन NDMC ने अपना जो ब्लॉक A और ब्लॉक B सेक्टर 15 रोहिणी का जो रोड है उसको कौन से बहुत बड़े बहुत ही प्रतिष्ठित सिख गुरु के नाम पर रखा? उनको सम्मान देने के लिए यह किया गया। तो आप जानते हैं कौन से सिख गुरु हैं जिनका अभी 350वां जन्मदिन मनाया गया? श्री गुरु गोविंद सिंह जी। धूमधाम से मनाया गया प्रकाश पर्व पटना साहिब के अंदर। तो यह आपको याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां जन्म दिवस। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने एक नई स्कीम अनाउंस करी है जिसमें इस राज्य में जो भी गरीब अनमैरिड वुमेन है उसे 1,000 रुपये महीना दिया जाएगा, जिससे वो अपना गुजारा कर सके। गरीब होनी चाहिए और सिंगल होनी चाहिए।
तो 1,000 रुपये पर मंथ उसे प्रोवाइड किया जाएगा सरकार की तरफ से। ये स्कीम स्टार्ट करी तेलंगाना की सरकार ने। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, इनका नाम है चंद्रशेखर राव। 2017 का 10 दिवसीय आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल कौन से आइलैंड पर मनाया जा रहा है? और इस आइलैंड के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। जगदीश मुखी जो पहले दिल्ली में बीजेपी के में कार्यरत थे। सो ये है अंडमान निकोबार का फेस्टिवल। आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल इस बार मनाया जा रहा है अंडमान निकोबार में, और अंडमान निकोबार की राजधानी में पोर्ट ब्लेयर में, जो कि है साउथ अंडमान के अंदर। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस 14वां अध्याय है इसका। कहां पर यह मनाया जा रहा है? और इसका थीम है रीडिफाइनिंग एंगेजमेंट विद द इंडियन डायस्पोरा। आई रिपीट, रीडिफाइनिंग एंगेजमेंट विद द इंडियन डायस्पोरा। और इसमें हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो हैं एंटोनियो कोस्टा, जो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं और ये भारतीय मूल के हैं, ये ध्यान रखिए। डॉक्टर एंटोनियो कोस्टा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मनाया जा रहा है प्रवासी भारतीय दिवस। और प्रवासी भारतीय दिवस हम क्यों मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस हम मनाते हैं 9 तारीख को हर साल, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। चौथा असम इंटरनेशनल फेस्टिवल, ये एक एग्रीकल्चर, कृषि संबंधित और हॉर्टिकल्चर शो है ये असम में। इसमें किसानों को उनकी इनकम डबल कैसे की जाए, या सिंचाई में मोर क्रॉप पर ड्रॉप, यानी कि हर बूंद से ज्यादा सिंचाई कैसे की जा सके, ज्यादा फसल कैसे उगाई जा सके, इस तरह की तकनीकी चीजें किसानों को सिखाई जाएंगी। 4 दिवसीय एग्री हॉर्टिकल्चर शो असम के कौन से शहर में आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया गुवाहाटी के अंदर। जापान, इनमें से कौन सा शहर है जो स्मार्ट सिटी बना रहा है? जापान। ये जापान के जो एम्बेसडर हैं भारत में, इनका नाम है मिस्टर केंजी हिरामत्सु। केंजी हिरामत्सु ने नोटिफाई किया हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर वेंकैया नायडू को। तो जापान बना रहा है स्मार्ट सिटी, चेन्नई, अहमदाबाद और वाराणसी। तो आंसर है ऑल ऑफ दीज। भारत ने इनमें से कौन से देश के साथ एक प्रोटोकॉल साइन किया है संशोधन करने के लिए डीटीएसी यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन के अंदर? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन के अंदर संशोधन करने के लिए भारत ने एग्रीमेंट साइन किया है कजाकिस्तान के साथ। और इससे पहले भारत ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के लिए ट्रीटी साइन की थी सिंगापुर के साथ। कितना पैसा है जो ये अनाउंसमेंट किया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? तो कितना पैसा है जो दिया जाएगा प्रेग्नेंट वुमेन को 650 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिससे वो अपना मेडिकल एक्सपेंस, अपना जो मेडिकल बिल है वो भर सकें? तो 6,000 रुपये का सम दिया जाएगा प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को 650 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। सो आंसर है ₹6,000। इनमें से कौन से बहुत मशहूर एक्टर हैं जिनका अभी निधन हो गया? पद्मश्री जीत चुके थे और ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। भारत में नहीं, पाकिस्तान और हॉलीवुड में बहुत सारी फिल्मों में, इनफैक्ट गांधी जो फिल्म आई थी उसमें भी इन्होंने काम किया था। गांधी फिल्म रिचर्ड एटनबरो की फिल्म थी, तो इसमें इन्होंने काम किया था। तो इनका नाम है ओम पुरी। और याद रखिए, आपसे चलिए एक सवाल पूछता हूं, गांधी पिक्चर के अंदर गांधी का रोल किसने किया था? मैं रिपीट करता हूं सवाल, गांधी पिक्चर के अंदर गांधी का रोल किसने किया था? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय यूथ दिवस। तो जनवरी के किस दिन हम ये मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन हम मनाते हैं हर साल 12 जनवरी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रूव किया कि जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जो हमारे वृद्ध नागरिक हैं, उन्हें 8% टैक्स दिया जाएगा। कितने अमाउंट तक ये टैक्स दिया जाएगा? ये उनके सेविंग्स अकाउंट में दिया जाएगा 10 साल तक। ये अमाउंट 10 साल तक वो ये पैसा बैंक में रख सकते हैं और उन्हें 8% दिया जाएगा फिक्स्ड इंटरेस्ट, मंथली फिक्स्ड इंटरेस्ट 8% ऑन देयर डिपॉजिट्स। तो कितने रुपए तक ये दिया जाएगा? 7.5 लाख इसकी लिमिट है, 7.5 लाख रुपए। चाइना ने अपनी दुनिया की सबसे लंबी बुलेट ट्रेन जो 2760 किलोमीटर का चक्कर लगाएगी, ट्रिप लगाएगी कनमिंग शहर से लेके बीजिंग शहर तक। तो आपको बताना है इस ट्रेन का नाम क्या रखा है। चाइना का सबसे मशहूर होटलों में से एक है ये, और ये इसका नाम है शंग्रीला। तो इसी के नाम पे नाम रख दिया शंग्रीला ऑफ द वर्ल्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि कितने किसान क्रेडिट कार्ड हैं जिन्हें रुपे कार्ड में तब्दील कर दिया जाएगा। और ये इसलिए किया जाएगा क्योंकि रुपे कार्ड से आप डायरेक्टली कुछ भी खरीद या बेच सकते हैं, तो किसान क्रेडिट कार्ड से ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो 3 करोड़ ऐसे किसान क्रेडिट कार्ड हैं जिन्हें रुपे कार्ड में तब्दील किया जाएगा। 350वां गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिवस धूमधाम से मनाया गया पटना साहिब के अंदर, और खालसा पंथ का इन्होंने ये फाउंडर थे। तो
ये किस दिन जनवरी के किया? तो आंसर है 5 जनवरी। तो मैं ऑप्शंस यहाँ पे 6, 7, 8 लिखना भूल गया। खैर 5 जनवरी इज द आंसर। तो ये थे बहुत ही सारे 150 क्वेश्चन थे। तो मैं भी बनाते बनाते मुझे 3 दिन लग गए और आई एम श्योर आपको भी ये वीडियो देख देख के थोड़ी थकान ज़रूर लग गई होगी। क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत ही शानदार थी। खैर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा आने वाले जितने भी एग्जाम है उनके अंदर। तो मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ और आप ये वीडियो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। हिंदी भाषा में मैं आप तक वीडियो लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।